हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने पिछली क्लासों में जो टॉपिक स्टार्ट हम लोगों ने किया था वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन था, ठीक है ना। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मैंने पहला लेक्चर एक लिया जिस पे आपको मैंने क्या क्या बताया, किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की यूनिट्स क्या क्या है, यानी उस कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे तरीके बताए जिसमें परसेंटेज बाई वेट था, परसेंटेज बाई वॉल्यूम है, मोलैरिटी है, मोलैलिटी है, मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज बाई वेट है, बहुत सारे तरीके थे। उन तरीकों के बाद आपने उन कंसंट्रेशन के जो यूनिट्स हैं उनको आपस में इंटरचेंज करना भी सीख लिया था, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड आते हैं, वो आप सब करके आए हैं। अब हम लोग आज एक तीसरे सेगमेंट पे बात कर रहे होंगे और वो तीसरा पार्ट क्या है। अब हम लोग दो सॉल्यूशन होंगे और उन दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे, उसमें कभी वाटर मिलाएंगे और कुछ नए सॉल्यूशन बना रहे होंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद नए सॉल्यूशन की अपनी कॉन्सेंट्रेशन या उससे रिलेटेड और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी। तो आज मैं बेसिकली उसी पे बात करूंगा और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी सीखने होंगे हम लोगों को। तो मैं उसकी स्टार्टिंग करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है और सबसे पहली चीज, अगर मैं कोई सॉल्यूशन लेता हूँ तो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक उसका कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा उसका वॉल्यूम या उसका अमाउंट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। अमाउंट जरूरी नहीं वो वॉल्यूम में हो सकता है वो अमाउंट वेट में दे रखा हो, बट ये दो चीजें हैं। यानी जैसे जनरली कोई मान लीजिए सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m मैंने मान रखी है, कॉन्सेंट्रेशन हुआ ये, है ना। और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है इसका वॉल्यूम, मान लीजिए v/ml, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो अगर आप किसी सॉल्यूशन के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं तो आपको उसका कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए और साथ ही साथ उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। दो चीजें आपको इंफॉर्मेशन में रहनी चाहिए, ठीक है। तो उससे आप सभी डिटेल्स लगभग निकाल लेते हैं। इसी में मैं एक बात और आपको समझाऊंगा। एक टर्म होता है मिली मोल्स, ये टर्म बहुत यूज किया जाएगा। इस मिली मोल्स का मतलब आप समझ लीजिए। इसका मतलब मिली टर्म का मतलब है ml से और मोल्स का मतलब मोलैरिटी है। तो किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम इन ml, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है दिस इज नोन एज मिली मोल्स। एक तरीके से मोल्स की तरह रिलेट किया जाता है, मतलब उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने मोल्स होंगे, है ना। इसको इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मिली मोल्स है। इस टर्म का बहुत यूज किया जाएगा m/v का, है ना। तो इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। तो हमने क्या किया है, एक सोल्यूशन लिया है और सोल्यूशन की दो चीजों पे हम लोगों ने बात की है। एक क्या है, मोलैरिटी या उसका कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरा टर्म क्या है, उसका वॉल्यूम या उसका अमाउंट, ठीक। अब हम मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे और उन सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे होंगे, ठीक। और मिक्सिंग के बाद क्या होगा, तो मिक्सिंग में हमारे पास, मैं सबसे पहले केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं। मेरे पास एक सॉल्यूशन है और यहां पर इसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 ml है। फिर इसी तरह से एक और सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 ml है। और ऐसे और भी बहुत सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं, मैं केवल दो ही ले रहा हूँ, ठीक है। और या एक और मान लेते हैं, तीसरा एक सॉल्यूशन है m3 है और v3 है, और सबको मैंने ऐड कर दिया, एक फाइनल सॉल्यूशन बना दिया। तो अब आपको उसकी मोलैरिटी बतानी है। ये m1, ये तीन सॉल्यूशन है। इसमें सबसे पहले केस को जो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो बता समझिएगा। ये तीनों रिएक्शंस नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। मतलब समझे आप, इनका आपस में कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, या आप ऐसे बोल सकते हैं एक ही कंपाउंड के तीन डिफरेंट सॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए मैंने HCl का सॉल्यूशन लिया, तो ये HCl के तीनों ही सॉल्यूशन HCl के हैं, बट डिफरेंस क्या है, तीनों की मोलैरिटी डिफरेंस है, तीनों का वॉल्यूम डिफरेंट है, ठीक है।
NaOH ले लीजिए, कोई भी एक ही सोल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि तीनों डिफरेंट हो तो आपस में फिर बातें अलग होंगी। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम एक सिमिलर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसे इसको रिलेट करेंगे। तो इसके लिए एक बात बताई गई कि मिलीमोल्स ऑफ, अगर हम इसको A सोल्यूशन माने, B सोल्यूशन माने, C सोल्यूशन माने, तो मिलीमोल्स ऑफ A प्लस मिलीमोल्स ऑफ B, मतलब हम एक तरीके से बोला ही जाता है कि तीनों सोल्यूशन के जो मिलीमोल्स का एडिशन होगा वो फाइनल सोल्यूशन के मिलीमोल्स के बराबर होगा। मतलब मिलीमोल्स तीनों को अगर आप ऐड कर दें तो फाइनल जाके वही सोल्यूशन बन रहा है, तो उसके मिलीमोल्स के बराबर होगा। तो ये पहला रूल है। प्लस मिलीमोल्स ऑफ C इज इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन, तो जब आप ऐसी इक्वेशन बनाएंगे तो इसका मतलब अल्टीमेटली इक्वेशन क्या बन गया, यहां मैं लिख सकता हूं M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 इज इक्वल टू MV1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, फाइनल जो सोल्यूशन है वो तो तीनों को ऐड करके ही होगा, वॉल्यूम में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आप इस तरह से सबसे प्राइमरी बात समझा सकते हैं। मैं एक बार फिर समझा दूं, हमारे पास दो या दो से ज्यादा सोल्यूशन है, तीन सोल्यूशन है, आप उसको एक सीरीज की तरह बढ़ा सकते हैं। तीनों सोल्यूशन एक सेम कंपाउंड का सोल्यूशन है, एक की मोलैरिटी M1 है, दूसरा उसका वॉल्यूम V1 है, दूसरे सोल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो M2 है, वॉल्यूम V2 दे दिया गया, तीसरे का इसी तरह से M3 और V3 हो गया। तो कॉन्सेप्ट ये बोला जाता है कि जो तीनों सोल्यूशन थे उन सब के जो मिलीमोल्स होंगे वो ओवरऑल ऐड करने के बाद किसके इक्विवेलेंट होंगे, फाइनल जो सोल्यूशन होगा इसके मिलीमोल्स के बराबर होंगे। तो उसी तरह से हमने यहाँ पर एक सोल्यूशन A माना, दूसरा B माना, तीसरा C माना, और ये फाइनल सोल्यूशन है। और इसकी मोलैरिटी M1, इसका वॉल्यूम सोल्यूशन का V1 है, यहाँ M2 है, ये V2 है, M3 है, V3 है, सबको मिक्स करने के बाद ये फाइनल इक्वेशन आप यहाँ पे। अच्छा, ये सब फॉर्मूले याद नहीं करने, कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि सबको अगर ऐड कर दो तो फाइनल सोल्यूशन के मिलीमोल्स के बराबर होगा। अब फॉर्मूले में तो फिर लिमिटेड हो जाएगा ना, आपको तीन ही को ऐड कर लो, यहाँ तो कई हो सकते हैं, यहाँ दो भी हो सकते हैं ना। तो ये चीज हम लोगों को सबसे पहले ध्यान देनी है, ठीक है। तो ये इस पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में मान लीजिए मेरे पास एक सोल्यूशन है 2M का 200 ml सोल्यूशन, ठीक है, HCl है, मोलैरिटी कितना है 200। दूसरा मेरे पास सोल्यूशन है 3 मोलैरिटी का HCl है और यहाँ पे 100 ml है, क्लियर। और तीसरा मैंने एक और सोल्यूशन ले लिया, यहाँ पे 1 मोलैरिटी का HCl है और यहाँ पे भी 100 ml सोल्यूशन है। आपने तीनों को मिक्स कर दिया, फाइनल सोल्यूशन बनाया। ऑब्वियस बात है HCl ही होगा इसमें, इसकी मोलैरिटी आपको बतानी है, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम तो तीनों को ऐड करने से ही जोड़ा गया है, तो आप यहाँ पे 200 प्लस 100 प्लस 100, दिस इज द 400। तो ये तो हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब दो बातें, क्वेश्चन को करने से पहले मैंने जो पहला केस बताया कि हम तीनों सेम सोल्यूशन ले रहे हैं, मतलब HCl आपने यहाँ भी लिया है, ये भी HCl का सोल्यूशन है, यहाँ भी HCl का सोल्यूशन था तीनों में, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ वॉल्यूम अलग, यहाँ भी वॉल्यूम अलग है, ये भी वॉल्यूम सेम हो रहा है, बट कहीं ना कहीं सभी डेटा अलग अलग है।
अब अगर आप इन तीनों से फाइनल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, तीनों के मिलीमोल्स यानी m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इज इक्वल टू m v1 प्लस v2 सॉरी प्लस v3। m1 कितना है 2 इंटू वॉल्यूम कितना है 200, तो ये मिलीमोल्स हो गए, ठीक है, प्लस 3 इंटू 100 प्लस कितना 1 इंटू 100 इज इक्वल टू m 400, ठीक है, यहाँ पे 400 प्लस 300 प्लस 100 इज इक्वल टू m इंटू 400, यहाँ पे क्या आ गया 800 इज इक्वल टू m इंटू 400 एंड m इज इक्वल टू 2। तो आप ये फाइनली निकाल लेते हैं कि जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें m की मोलैरिटी क्या है 2। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आप तीन अलग अलग सॉल्यूशन ले रहे हैं बट सेम कंपाउंड का होना चाहिए, है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसके हम और छोटे छोटे एग्जाम्पल भी एक दो ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पूरी बात आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि हमारे पास तीन HCl के सॉल्यूशन थे जिनमें कंसंट्रेशन और वॉल्यूम डिफरेंट था और हमें तीनों को मिक्स करना था, फाइनल सॉल्यूशन बनाना था। तो कैसे करेंगे, ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। एक और बात हम लोग क्वेश्चन में कर लें, जैसे मेरे पास m/2 NaOH का 500 ml सोल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह से एक और सोल्यूशन आया m/3 NaOH का ही, ये आपके पास 300 ml सोल्यूशन है और दोनों को मिक्स करने के बाद आपसे बोला जा रहा है जो NaOH का सोल्यूशन है उसका मोलैरिटी क्या होगा, ठीक है। तो फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं, यहाँ NaOH दोनों सेम सोल्यूशन है। अच्छा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे 800, अगर आप दोनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास वही कॉन्सेप्ट m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m v1 प्लस v2। m1 इज 1/2 इंटू 500 प्लस 1/3 इंटू 300 इज इक्वल टू m इंटू 800। तो यहाँ 250 प्लस 100 इज इक्वल टू m इंटू 800, यहाँ 350 इज इक्वल टू m इंटू 800 और m की वैल्यू यहाँ पे 350 डिवाइड बाई 800 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास मोलैरिटी आ गई। तो ऐसे आप बहुत सिंपल सी बहुत स्ट्रेट बात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात भी समझिएगा, ऐसा नहीं कि केवल ये NaOH की ही बात है या HCl की ही बात है या ऐसा कुछ दिमाग बना लें कि एसिड बेस है, नहीं। NaCl होता, यहाँ भी NaCl होता तो NaCl की ही मोलैरिटी आती, कोई चेंज नहीं होगा। एक और बात समझा दूं मैं आपको यहाँ पे, जैसे हम मानते हैं कि यहाँ NaOH की मोलैरिटी आपको मिल गई है ना, तो NaOH का जो मोलैरिटी है वो आपको गिवन होगा यहाँ। तो ये चूंकि NaOH जो होता है वो आयनाइज होगा तो Na प्लस और OH माइनस में, तो इन दोनों की इंडिविजुअल मोलैरिटी भी यानी मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन एंड मोलैरिटी ऑफ OH माइनस आयन, ये भी वही सेम वैल्यू होगी। अगर ये m की वैल्यू x आती है, ये भी x होगा और ये भी x होगा। इस बात को यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है, ठीक। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइनल जो सोल्यूशन है उसके अंदर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन क्या है, सोडियम आयन का मोलैरिटी क्या है या हाइड्रोक्साइड आयन का मोलैरिटी क्या है, तो ये सब भी पूछा जा सकता है। तो यही थोड़े थोड़े चेंजेस आपको सामने मिलेंगे। तो हमें सबसे पहले तो एक चीज यही समझनी थी कि किसी भी सिमिलर कंपाउंड्स के डिफरेंट सोल्यूशन को अगर आप ऐड करते हैं और एक फाइनल सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें किस तरह से फाइनल सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को निकाला जाएगा, उसमें क्या बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है। तो हम लोगों ने एक बात समझ ली कि मिलीमोल्स को ऐड कर दीजिए और मिलीमोल्स को ऐड करने के बाद जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा उसके मिलीमोल्स इक्वेट कर दीजिए।
ठीक है ना। तो हमें इस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ना है। एक और छोटा सा पॉइंट इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद एक तीसरे केस पे आएंगे हम लोग। तो अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट इसी में समझेंगे, डाइल्यूशन इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई सोल्यूशन अगर हम उसमें वाटर मिला दें केवल, और उसमें डाइल्यूशन करने के बाद जो फाइनल सोल्यूशन बनता है, तो उसकी मोलैरिटी कैसे आप निकालेंगे, तो क्या कॉन्सेप्ट होंगे उनको जरा समझते हैं। तो लेट मान लेते हैं हमारे पास एक सोल्यूशन है और उसकी मोलैरिटी m है, ठीक है, या कोई भी कंसंट्रेशन आप मोलैरिटी के टर्म में भी मान रहा हूं, और लेट द वॉल्यूम इज इक्वल टू V1 ml, ठीक। और हमने बाहर से यहाँ पे वाटर को ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन जो बना उसकी मोलैरिटी मान लीजिए m2 है, पहले m1 था, और वॉल्यूम जो बाद में होगा वो V2 ml हो गया, ठीक। अच्छा, एक बात जरा समझिएगा, जब किसी सॉल्यूशन में आप वाटर मिलाना ऐड करोगे, वाटर को लगातार आप मिलाओगे, मतलब सॉल्वेंट मिला रहे हो आप, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन जो बन रहा होगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है। आपने जैसे ही वाटर मिलाया तो उससे वॉल्यूम सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी क्या होगा? घट जाएगा। इसका मतलब ये जो m है, m1, और जो m2 हुआ है, यानी m2 कम होगा, ये तो ज्यादा है कंसेंट्रेशन, और वॉल्यूम ये ज्यादा होगा। समझ रहे बात? तो एक बात यहाँ पे बताई गई आपको कि मिली इक्विवेलेंट या सॉरी मिली मोल्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं ड्यूरिंग डाइल्यूशन, क्योंकि हम कोई बाहर से दूसरा सब्सटेंस नहीं मिला रहे, हम यहाँ पर केवल प्योर वाटर मिला रहे हैं। तो क्या मतलब इसका? मतलब ये है मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन is equal to millimoles of solution आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। मतलब सीधा है कि इससे कोई भी फर्क मिलीमोल्स में नहीं पड़ेगा, यानी m कम हो रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक चीज बढ़ी और एक चीज घट गई, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिलेट हो जाएगा, वहां से कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहां से हम सीधा सीधा m1 v1 m2 v2 निकाल सकते हैं, और इस तरह से आप फाइनल सॉल्यूशन के बारे में जो बताना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। मान लेते हैं हम लोग एक हमारे पास HCl सॉल्यूशन है, इसकी 2 मोलैरिटी का 300 ml सॉल्यूशन है, ठीक। आपसे बोला गया कितना वाटर कितने ml मिलाया जाए सो दैट जो फाइनल सॉल्यूशन आ जाए उसकी मोलैरिटी m/2 हो जाए, ठीक है। वही सॉल्यूशन है, m/2 HCl हो जाए, समझे? तो हमारे पास तो वही तरीका है। हम मान लेते हैं बाद में इसका वॉल्यूम कितना हो जाए, V2 ml हो गया होगा। शुरुआत में कितना था? 300। तो m1 v1 m2 v2, m1 कितना हुआ? 2 इंटू 300, क्लियर, इज इक्वल टू, हमने आगे क्या किया? 1/2 हो गया, और इंटू में वॉल्यूम V2 मान लिया, तो V2 यहां से कितना आ गया? 6, 1200 आगे 1200 ml क्या हो गया? V2 हो गया, मतलब बाद वाला सोल्यूशन का वॉल्यूम हो गया। तो एडेड वाटर कितना होगा? 300 पहले से था, तो एडेड वाटर कितना हुआ? 900 ml। बात समझ में आ गई? तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, मतलब सिंपल सा डाइल्यूशन का इफेक्ट आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो किसी भी सोल्यूशन में अगर आप डाइल्यूशन करते हो तो उसके मिलीमोल्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेंगे, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने दो चीजें पढ़ी, एक क्या हुआ कि सेम कंपोनेंट के सोल्यूशन डिफरेंट है,
उनको मर्ज किया, उनको मिक्स किया, एक फाइनल सॉल्यूशन बनाया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाली गई। दूसरा मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताया डाइल्यूशन का, कि अगर डाइल्यूशन किया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। अब एक काम करता हूँ, दोनों चीजों को मिक्स करता हुआ एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सामने आपको रखता हूँ और उनको जरा समझिएगा कैसे हम लोग करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास 2m HCl का 100 ml सोल्यूशन है, ठीक है। इसके अलावा एक और सोल्यूशन जिसमें m/2 मोलैरिटी HCl का 200 ml सोल्यूशन है, ठीक। और इसको ऐड कर दिया गया, इसके बाद यहाँ फाइनल सोल्यूशन बना दिया गया। ऑब्वियस बात है HCl का ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। और जो वाटर होगा वॉल्यूम कितना हो जाएगा 300 ml। ये ऐसे सिंपल सी बात हो गई, ठीक। अब आपसे बोला गया कि इस सोल्यूशन में जो फाइनल सोल्यूशन बना उसमें हम कितना वाटर ऐड कर दें, हाउ मच अमाउंट ऑफ हाउ मेनी ml ऑफ वाटर एडेड सो दैट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, जो इसकी मोलैरिटी जो भी आता है हमें नहीं पता कितना आएगा, वो m/5 हो जाए। समझ रहे बात। तो अब दो क्वेश्चन को आपने मिक्स कर दिया, तो पहले एक क्वेश्चन करेंगे फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हमारा सबसे पहला काम तो इन दोनों को ऐड करके पहले इस सोल्यूशन की मोलैरिटी निकाली जाए। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m v1 प्लस v2। तो m2 इंटू 100 प्लस 1/2 इंटू 200 इज इक्वल टू m आपको निकालना है वॉल्यूम 300। तो दिस इज 200 प्लस 100 इज इक्वल टू m इंटू 300। m इज इक्वल टू कितना 1 आ गया। ये एक क्वेश्चन हो गया, यानी यहाँ मोलैरिटी आपने 1 निकाल दी। अब एक ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि मोलैरिटी 1 का एक HCl का 300 ml सोल्यूशन है, कितना वाटर मिला है, सो दैट ये हो जाए। तो अगेन डाइल्यूशन इफेक्ट आप यूज कर लीजिए। तो m1 v1 फिर m2 v2 इसके लिए, तो m1 क्या है 1 इंटू वॉल्यूम कितना है 300 इज इक्वल टू m 1/5 होना है, वॉल्यूम v2 निकालना है। तो यहां से v2 कितना आ गया 1500। तो एडेड वाटर कितना हो गया बताइए भाई। हमारे पास 300 था, बाद में हो कितना गया 1500, मतलब 1200 ml आपने वाटर और ऐड किया है, तब जाके ऐसा कुछ हो पाया है, ठीक। तो ये एक बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे हम लोग बात कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, इनमें क्या नई चीज क्या होगी, कॉन्सेप्ट तो इतना ही है ना, नयापन क्या आएगा उसको भी समझ लीजिए। जैसा कि हम लोगों ने एक बात पढ़ी कि मिली मोल्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो मिली मोल्स के लिए मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों चाहिए होगा। तो ज्यादातर चेंजेस क्या होगा कि हो सकता है सोल्यूशन आपको दिया जाए और इसमें मोलैरिटी ना दी जाए। क्या दी जाए, कंसंट्रेशन तो दी जाएगी, बिना उसके दिए तो क्वेश्चन ही नहीं होगा, लेकिन वो मोलैरिटी के फॉर्म में नहीं होगा, हो सकता है परसेंटेज बाई वेट में दे दिया गया हो। तो उसके साथ ही साथ डेंसिटी भी दिया जाएगा, क्यों, सो दैट आप उस परसेंटेज वेट को या वेट बाई वेट को या कोई भी किसी डिफरेंट फॉर्म में अगर कंसंट्रेशन दे रखा है तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मोलैरिटी में। और जैसे ही एक बार मोलैरिटी के प्लेटफॉर्म पे आप आएंगे, मिलीमोल्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर है। तो बस क्वेश्चन के तरीके बदलते जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया कि अगर बहुत आसान क्वेश्चन आ रहा है तो कैसा होगा कि सिंपल सा मोलैरिटी वॉल्यूम दोनों दे रखा होगा, आप ऐड करके फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल लेंगे। थोड़ा और लेंथी क्वेश्चन बनाना होगा तो उसमें एक स्टेप पीछे हो जाएंगे। वो क्या होगा कि मोलैरिटी डायरेक्ट ना देके आपको परसेंटेज बाई वेट और डेंसिटी दे दी जाएगी। तो आपका एक क्वेश्चन क्या बढ़ जाएगा कि आप पहले उस परसेंटेज बाई वेट को मोलैरिटी में चेंज कर लीजिए, उसके बाद यहाँ आइए। तो ऐसा बहुत सारा जगह आपको देखने को मिलेगा। तो वो क्वेश्चन में देखा जाएगा, उस क्वेश्चन को करा जाएगा, ठीक है।
लेकिन थीम, जो बेसिक थीम है, सोल्यूशन को जब भी आप मिक्स करते हैं तो उस थीम में बदलाव मत करिएगा। मिलीमोल्स को ऐड करने के बाद फाइनल सोल्यूशन के मिलीमोल्स को आप इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, फिलहाल दो सोल्यूशन को मैंने, दो कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिए। अब हम एक तीसरी बात यहाँ पे पढ़ेंगे, और तीसरी ये बात कि ऐसी चीजें जो आपस में रिएक्ट कर जाए, जैसे हमने एसिड बेस मिक्स कर दिया तो क्या होगा, कैसे होगा, इसको थोड़ा और समझना है और इस पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 2 मिनट हम लोग एसिड बेस रिएक्शन वाले क्वेश्चन से पहले एक और केस को समझ लें, और इसको टॉपिक ही है, थ्योरेटिकल बात ही आप मान समझे, और वो क्वेश्चन की तरह मैं डील करूंगा, क्वेश्चन की तरह ही हम लोगों को समझना है। यहाँ पे एक बात, केस को समझना है। क्या केस है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सोल्यूशन आ गया 2MnHCl 200 ml सोल्यूशन, ठीक है, और यहां पे एक सोल्यूशन हो गया 5MH2SO4 100 ml सोल्यूशन। अब जो फाइनल सोल्यूशन होगा, तो यहां मैंने क्या किया, डिफरेंट सोल्यूशन की बात की, डिफरेंट सोल्यूशन की बात की, यानी डिफरेंट कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं। तो अगर ऐसा होगा, डिफरेंट कंपाउंड्स का सोल्यूशन हो और वो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, अब हम डिफरेंट पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए वो पहला केस था, और उसमें मैंने क्या किया था, एक सेम कंपाउंड के डिफरेंट सोल्यूशन बना देते थे लोग। अब हम कंपाउंड भी डिफरेंट रख रहे हैं और सोल्यूशन भी डिफरेंट है, और उनको अगर हम मिक्स करते हैं तो क्या, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, इन सब पे एक एक करके बात करते हैं, और बहुत स्टेप वाइज ध्यान रखिएगा इसको। तो जैसे मैंने एक HCl सोल्यूशन लिया, उसकी मोलैरिटी है, उसका वॉल्यूम दे दिया गया है। सिमिलरली H2SO4 एक सोल्यूशन है, इसका वॉल्यूम दे दिया गया है। अच्छा, ये HCl है, एसिड है, और ये भी क्या है, एसिड है। तो ये तो क्लियर है आपको कि दोनों की रिएक्शन तो होगा नहीं, रिएक्शन नहीं होगा, ये क्लियर है। लेकिन अगर रिएक्शन नहीं है तो ये सेम भी नहीं है, तो जो फाइनल सोल्यूशन होगा, इस सोल्यूशन के अंदर क्या क्या होगा, HCl और H2SO4 दोनों होगा, तो HCl सोल्यूशन भी है और H2SO4 भी है। लेकिन ध्यान आपको देना है कि इस सोल्यूशन के अंदर अगर आयंस की बात करें तो आयंस कौन कौन से हैं, H+ आयन होगा। H+ आयन कौन सा होगा, फ्रॉम HCl एंड एज वेल एज फ्रॉम H2SO4, ये ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर H+ आयन होगा वो HCl से भी आ रहा होगा और H2SO4 से भी आ रहा होगा, क्लियर बात। इसके अलावा कौन सा आयन है, क्लोराइड आयन, वो कहां से आ रहा होगा, ओनली फ्रॉम HCl, और साथ साथ सल्फेट आयन भी होगा। तो ये तीनों आयन आपके इस सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन में होंगे, समझ गए बात। तो अब जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपसे पूछा क्या जाएगा, फाइनल सोल्यूशन में क्लोराइड आयन का मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन क्या है, या फाइनल सोल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन क्या है या मोलैरिटी क्या है, ठीक है, या हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है, ये मोलैरिटी क्या है। तो इस तरह की बातें अब आपके सामने यहाँ पे आएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, क्या थीम होता है, क्या क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, एक बात पहले समझ लीजिए। कितने भी सोल्यूशन आप मिक्स कर देंगे और फाइनल सोल्यूशन में जिसका भी मोलैरिटी आपको निकालना हो, मैं डायरेक्ट एक तरीका बता रहा हूं, मोलैरिटी जिस भी आयन का निकालना हो, आपको क्या करना है, मिलीमोल्स लिखने हैं, किसके, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के जिसका आपको मोलैरिटी निकालना है, और अपॉन में टोटल वॉल्यूम लिख देना है। समझ में आई बात। इससे क्या होगा भाई, मिलीमोल्स का मतलब क्या होता है, ml वॉल्यूम और मोल्स मोलैरिटी, और हमने अगर वॉल्यूम उसमें डिवाइड कर दिया तो मोल्स अपने आप बाहर आ जाएगा,
और मोल्स का मतलब मोलैरिटी। तो ये एक तरीका है, मतलब जब मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ तो उसको समझिए। जैसे मैंने इन दोनों के मिक्सिंग के बाद बोला कि Cl माइनस का मोलैरिटी बताइए, तो हमें क्या करना है, Cl माइनस के टोटल मिलीमोल्स कहां पर, फाइनल सॉल्यूशन में, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। समझ गए? अगर मैं सल्फेट आयन की बात करूं तो सल्फेट आयन का मोलैरिटी कैसे निकलेगा, मिलीमोल्स ऑफ सल्फेट आयन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। H प्लस आयन का मोलैरिटी कैसे निकलेगा, H प्लस आयन के टोटल मिलीमोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। समझ में आनी चाहिए बात, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं इस थीम को लेकर आगे चलता हूं। एक चीज जरा समझिए, हम सबसे पहले काम करें HCl के मिलीमोल्स निकाल लें। मिलीमोल्स ऑफ HCl कितने आएंगे, 2 इंटू 200, दिस इज द 400, ठीक। और यहां पे मिलीमोल्स निकाल लेते हैं, मिलीमोल्स of H2 is a 4, this is also 5 into 100, this is the 500। अब मेरी बात समझिएगा, अब ये 400 मिलीमोल्स है, ये 500 है, दोनों को मिक्स कर दिया, फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अच्छा एक चीज जरा समझिए, HCl के मिलीमोल्स अगर 400 हैं तो इससे आने वाले H प्लस के मिलीमोल्स और Cl माइनस के मिलीमोल्स बराबर होंगे, आयनाइज इक्वल होता है, तो इसके भी मिलीमोल्स कितने हैं, 400, और यहाँ पे भी मिलीमोल्स 400। समझिएगा? इसी तरह से जब आप इसमें से आने वाले H प्लस आयन के मिलीमोल्स निकालेंगे तो वो 2 टाइम्स होगा, क्योंकि 2H प्लस ब्रेक होता है, तो ये कितना हो गया, 1000। बट सल्फेट आयन का मिलीमोल्स जो होगा वो 1 टाइम्स ही होगा, तो वो 500 ही होगा। ये समझिएगा ध्यान से, इस पे बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं तो आपके लिए कोई नया क्वेश्चन अब नया नहीं बन सकता, सब में एक ही थीम पे आपको चलना है, कुछ भी पूछ दिया जाए आपसे आप घबराएंगे नहीं कभी। मैं फिर रिपीट कर दूं, हमने सबसे पहले HCl के मिलीमोल्स निकाल दिए, M इंटू V, यहाँ पे H2O4 का मिलीमोल्स निकाल दिया, वो भी निकाल लिया। अब हमने क्या किया, HCl के मिलीमोल्स अगर 400 है तो HCl से आने वाला जो H प्लस आयन है वो भी 400 होगा, और HCl से जो मिलने वाला क्लोराइड आयन है उसके मिलीमोल्स भी 400 होंगे। सिमिलरली H2O4 से आने वाला जो H प्लस आयन होगा इसका मिलीमोल्स क्या होगा, जस्ट 2 टाइम्स होगा। अगर कोई ऐसा एसिड होता है H3PO4 तो वहां 3 टाइम्स हो जाता है ना, लेकिन यहाँ 2 टाइम्स है, तो 1000, और यहाँ जो सल्फेट आयन है वो 500 ही रहेगा। अब ये सब मिक्स होकर कहाँ चला गया, फाइनल सॉल्यूशन में। तो फाइनल सॉल्यूशन में टोटल H प्लस आयन कितना होगा, टोटल H प्लस आयन मिलीमोल्स, तो आप क्या लिख सकते हो, मिलीमोल्स फ्रॉम HCl प्लस मिलीमोल्स फ्रॉम H2O4, तो कितने हैं वो, 400 प्लस 1000 होगा ना, तो 1400 क्या आ गया मिलीमोल्स। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 100 प्लस 200 मतलब डिवाइड बाय 300, तो सीधा सीधा यहां से जो 14/3 आया, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द हाइड्रोजन आयन। तो ये सिंपल सा तरीका है। अब जरा समझिए, यहां पे मैं लिख रहा हूं, अगर आपसे क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन पूछा जाता, मोलैरिटी ऑफ द, तो मिलीमोल्स क्लोराइड आयन के कहाँ है, वो तो यहीं से आ रहे हैं, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, तो सीधा सीधा 400 डिवाइड बाई टोटल मिलीमोल्स, टोटल वॉल्यूम कितना है 300, तो आप ऐसे निकाल देते। अब आप मोलैरिटी ऑफ द सल्फेट आयन निकालना चाहते हैं तो वो कितना है, 500 डिवाइड बाई कितना 300। तो ये एक सिंपल मेथड था जिससे आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसका कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, और जो आयंस प्रेजेंट होंगे फाइनल सॉल्यूशन में वो भी कैसे रिलेट करेंगे। मैं पूरी बात एक बार फिर समझाता हूं आपको, फिर एक अगले सिमिलर क्वेश्चन पे आएंगे, इसी तरह के सेम क्वेश्चन पे अगले वाले पार्ट। दोबारा से स्टार्ट करो, हमारे पास दो डिफरेंट कंपाउंड के सॉल्यूशन हैं, और वो दो डिफरेंट कंपाउंड के जो सॉल्यूशन है वो रिएक्शन नहीं करते आपस में, बट हाँ सॉल्यूशन जो फाइनल होगा उसमें वो सभी प्रेजेंट रहेंगे। एक HCl है, एक H2O4 है। आपको क्या करना है, मैंने HCl के मिलीमोल्स निकाल लिए, 400 है।
HCl के अगर मिलीमोल्स निकाले गए तो इससे आने वाला जो H+ आयन है और जो क्लोराइड आयन है वो भी इतनी मिलीमोल्स होंगे, क्योंकि ब्रेक H+ और Cl- की तरह होगा। लेकिन मिलीमोल्स ऑफ H2O4 जो है वो 500 निकाल लिए, बट H2O4 से जो आने वाला H+ और सल्फेट आयन है वो, क्योंकि H2O4 आप जब ब्रेक करोगे तो 2H+ आयन एंड सल्फेट आयन होता है, तो जितना भी होगा उसका 2 टाइम्स होगा यहाँ, और ये एक ही टाइम 1 टाइम्स ही रहेगा। तो यहाँ 1000 मैंने लिख दिया और यहाँ पे 500। अब जब दोनों को मिक्स करके आप फाइनल सोल्यूशन ला रहे हैं तो इस फाइनल सोल्यूशन में क्या क्या होगा, H+ आयन भी होगा, और वो H+ आयन होगा जो HCl और H2O4 दोनों से आ रहा होगा। Cl- होगा और सल्फेट आयन होगा, हालांकि Cl- और सल्फेट आयन वो इंडिविजुअल से आ रहा है। तो हमें फाइनली अगर इन सब की कंसंट्रेशन निकालनी है तो तरीका क्या है, जिसका भी कंसंट्रेशन आपको निकालना है उसके मिलीमोल्स लिखिए, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर दी। एक थीम चल रहा है तो हमने यहाँ पे सबके मिलीमोल्स लिख के टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से इसको बहुत आसानी से आपने सबने समझ लिया होगा। सिमिलर क्वेश्चन एक और मैं यहीं पे आपके सामने रखता हूं, जिससे मेरे ख्याल से और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन में बात कर रहा हूं यहाँ पे। मान लीजिए m/2 है, मोलैरिटी का एक NaOH सोल्यूशन है, उसका 100 ml है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने एक और सोल्यूशन ले लिया और वो है m/3 मोलैरिटी का बेरियम हाइड्रोक्साइड, और ये 300 ml सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन लिया और इसमें डिटेल्स आपको निकालनी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये निकाल लो फाइनल सोल्यूशन में क्या क्या होगा। फाइनल सोल्यूशन तो NaOH और बेरियम हाइड्रोक्साइड, इन्हीं दोनों को ऐड करके सब कुछ होगा। तो आप फाइनली बता सकते हो कि Na+ आयन होगा, बेरियम+2 आयन होगा और हाइड्रोक्साइड आयन होगा। ठीक है, ये तीनों आयन्स होंगे, तो इन तीनों की मोलैरिटी आपको निकालनी। ये काम करते हैं। अच्छा, टोटल वॉल्यूम तो इन्हीं से ऐड करके होगा, तो 400 ml। ये सब डिटेल तो आप शुरुआत में लिख सकते हैं। ठीक, तो अब आपको उसी तरह से सोडियम आयन का, बेरियम आयन का और हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। हमारा काम क्या होगा, मिलीमोल्स ऑफ NaOH निकाल लेते हैं। कितना आया, 1/2 × 100, दिस इज 50। अच्छा, अगर मिलीमोल्स NaOH का 50 है तो इससे आने वाला Na+ का भी 50 होगा, और इससे मिलने वाला जो OH- है वो भी 50 होगा, वो सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब दूसरा पार्ट, मिलीमोल्स ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये निकाल लेते हैं। ये कितना होगा, 1/3 × 300, दिस इज द 100। अगर 100 है तो बेरियम आयन का जो बेरियम+2 का मिलीमोल्स होगा वो भी 100 होगा, बट चूंकि आपको पता है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड Ba+2 और 2OH- की तरह ब्रेक होगा, तो जो यहां से आने वाला OH- होगा वो 2 टाइम्स होगा, यानी 200 होगा। ये समझ में आया? बिल्कुल सही है, जैसे H2O4 था, यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड है। अब जो टोटल, अच्छा अब सोडियम आयन का मैं मोलैरिटी निकाल लूं, क्या करना होगा, सोडियम आयन के मिलीमोल्स कहाँ होंगे, मिक्स है तो केवल यहीं से आएंगे बस, तो कितना 50 मिलीमोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 400, ये आपका एक आंसर आ गया। आपको बेरियम आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, तो बेरियम आयन का मिलीमोल्स कितना है, 100 डिवाइड बाई 400, ये भी आ गया। इसी तरह से OH- का निकालना है, तो अब OH- तो दो जगह से आ रहा था, एक यहां से आया कितना 50 और यहां से कितना है 200, दोनों कितना हो गया
250 डिवाइड बाई 400। तो इस तरह से आपने ये तीनों आंसर बहुत इजीली निकाल लिए, जो आपने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, सेम चीज आप यहां भी कर रहे हैं। और इसको केवल 2 सोल्यूशन से ही मत लिमिटेड रखिएगा, आप कितने भी सोल्यूशन मिक्स कर दो, बट ये ध्यान रहे कि जो फाइनल सोल्यूशन है वो आपस में रिएक्शन के कुछ नया ना बन जाए, फिर अलग केस होंगे, वो अभी मैं इसके बाद डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगर हम 2 या 2 से ज्यादा सोल्यूशन को एक साथ मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद कुछ नया सोल्यूशन बनता है, तो उसमें कंसंट्रेशन इंडिविजुअल आयंस की कैसे निकाली जाए, उसका सीधा तरीका यही है कि आप उनके मिलीमोल्स और डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम को कर दें। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से इन सब क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं एक अगले फेज में आता हूं जहां एक नया केस होगा आपके सामने। चलिए, तो अब एक केस फोर्थ जो हम लोग देख रहे हैं, यहां पे क्या होगा, ऐसे 2 सोल्यूशन हो रहे होंगे जहां पे रिएक्शन होगा। ठीक है, और वो रिएक्शन ज्यादातर मैं अभी एसिड बेस की बात करूंगा केवल। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी एसिड और बेस के बारे में बताया है कि अगर वो रिएक्शन कर जाता है तो सॉल्ट बन जाता है, और साथ में वाटर। तो वाटर का कोई इशू नहीं है, वो तो आपको सोल्यूशन में मिल ही जाएगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई 2 सोल्यूशन अगर अब आप मिक्स करते हैं, जिनमें से एक एसिड दूसरा बेस, तो उसके बाद जो फाइनल सोल्यूशन बनेगा वो कैसे होगा, मैं एक क्वेश्चन ही दूंगा, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक एसिडिक सोल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक बेसिक सोल्यूशन लिया और यहाँ पे मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है ml में। तो जब आप इसको फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे, है ना, तो इस फाइनल सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, पहले तो हमें ये समझना है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये होगा कि फाइनल सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो 3 बात तो पहले यहाँ पे जनरेट हो जाएंगी कि जो आपने एसिड और बेस जब मिक्स किया, दोनों सोल्यूशन जब मिक्स किए, तो जो फाइनल सोल्यूशन है वो कैसा होगा, वो न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, ये सभी क्वेश्चन होंगे। तो उसका तरीका क्या है, उसमें भी 3 केसेस आप दिखा सकते हैं। पहला केस M1V1 मिलीमोल्स ऑफ एसिड, अगर ये ग्रेटर देन होता है M2V2 यानी मिलीमोल्स ऑफ बेस, अगर ये वैल्यू ज्यादा है, यानी ऑब्वियस बात है ये ज्यादा हुआ और ये कम हुआ, तो फाइनल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। मतलब जो ज्यादा होगा उसी का नेचर रहेगा ना, ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरा केस क्या होगा, इफ M1V1 is less than M2V2 then solution is basic। और अगर थर्ड केस M1V1 इक्वल टू M2V2 आ जाए, दैट मीन्स सोल्यूशन क्या हो गया, न्यूट्रल। ठीक, तो ये तीनों बातें आपके दिमाग में रहे। 2 सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद जो फाइनल सोल्यूशन बना, वो सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, उसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, वो बहुत क्लियर है। क्या करना है वो मैं आपको समझा दूं। हमारे पास हम मिलीमोल्स निकाल लेंगे दोनों के, ठीक है ना। अब जिसके मिलीमोल्स ज्यादा होंगे फाइनल सोल्यूशन वैसे ही होगा, उसका नेचर वैसे ही होगा। अगर एसिड के मिलीमोल ज्यादा है तो फाइनल सोल्यूशन एसिडिक होगा, अगर बेस के मिलीमोल ज्यादा है तो फाइनल सोल्यूशन बेसिक होगा, और अगर दोनों के इक्वल मिलीमोल्स हो गए तो उस कंडीशन में वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक और बात यहाँ पे समझिएगा, जैसी ये बात बोली जाती है कि सोल्यूशन एसिडिक होगा, तो आपको मैं एक बात समझा दूं कि इस सोल्यूशन में आखिर होगा क्या क्या। तो जब एसिडिक की बात बोली गई तो इसका मतलब सोल्यूशन में सॉल्ट भी होगा और जो बचा हुआ एसिड होगा वो भी होगा। बात समझा रही, सॉल्ट तो न्यूट्रल हो गया होगा, तो बचा क्या एक्स्ट्रा, एसिड है।
तो जब आप इसकी बात, पहले केस की बात करोगे, तो इसका मतलब आप यहाँ सोल्यूशन में क्या क्या समझेंगे? सोल्यूशन में क्या क्या होगा? बेस हो, सॉरी, एसिड होगा और साथ ही साथ बना हुआ सॉल्ट होगा, जो कि इन दोनों की रिएक्शन से मिलकर बना होगा। उसी तरह से जब आप दूसरे केस की बात कर रहे हैं जहां सोल्यूशन बेसिक होगा, तो बेसिक का मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट तो बना ही होगा, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा क्या होगा? OH माइनस या बेस का कंपाउंड भी होगा। और तीसरी बात, अगर दोनों इक्वल हो गए तो फाइनल सोल्यूशन में ना तो एसिड है ना ही बेस है, केवल क्या होगा? सॉल्ट होगा। तो मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। लेट से मैं इसको आगे रिलेट कर देता हूँ, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं इस पे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसी में यहीं पे लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास M/2 HCl का 100 ml सोल्यूशन आ गया और मैंने यहाँ पे M/5 NaOH का 100 ml सोल्यूशन या 50 ml ले लें, ठीक। और इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद फाइनल सोल्यूशन की बात हम लोग कर रहे हैं। समझ गए बात? अच्छा, अगर 100 ml ये है, 50 ml ये है, तो हम 150 सोल्यूशन का ml मान लेंगे। वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा? 150। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जब आप मिक्स करते हो ना, तो ये जो एसिड बेस से जो वाटर मिलता है ना, वो नेग्लेक्टेड माना जाता है। ये नहीं कि आप सर 150 में थोड़ा सा वाटर मारा भी होगा तो पॉइंट वो नेग्लेक्टेड माना जाता है। तो अब हमारे पास एक एसिड है, ये बेस है, दोनों को फाइनल सोल्यूशन, तो हम क्या करेंगे? मिलीमोल्स निकालेंगे। तो मिलीमोल्स 1/2 into 100, दिस इज कितना आ जाएगा? 50 मिलीमोल्स आ गए। यहाँ पे निकालते हैं 1/5 into 50, मतलब 10 आ गया। अब जरा समझिएगा, ये मिलीमोल्स कितने हैं? 10। ये कितना मिलीमोल्स है? 50। ऑब्वियस बात है, ज्यादा कहाँ है? HCl के। तो सोल्यूशन कैसा हुआ? एसिडिक। और इसका साथ ही साथ ये भी मतलब निकला कि इस फाइनल सोल्यूशन में क्या क्या है? HCl भी होगा, और जो दोनों की रिएक्शन से जो बना है वो कौन सा सॉल्ट होगा? NaCl। ये बात दिमाग पे रहे, है ना, कि दोनों चीजें होंगी। अगर यही चीज जस्ट रिवर्स होती, ये 50 होता, ये 10 होता, तो उस कंडीशन में सोल्यूशन बेसिक होता, तब NaOH बचता और साथ ही साथ NaCl बचता। और अगर इक्वल हो जाता तो केवल NaCl बचता, फिर आपके पास दूसरा कोई सब्सटेंस नहीं होता। तो ये एक मोटे तौर पे आपको ये चीज निकालनी। अब मैं जरा इसके, ये तो पहले हम लोगों ने ये समझ लिया केवल कि सोल्यूशन जब आप लिखेंगे तो फाइनल सोल्यूशन एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल क्या होगा, लेकिन अभी हम कंसंट्रेशन वाली बात को समझेंगे। तो मैं उससे रिलेटेड एक बात करता हूं। अच्छा, उस बात को हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। प्रॉपर एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद उसको रिलेट करते हैं। अच्छा, हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं, इसी क्वेश्चन को डील करते हैं हम लोग, है ना। तो इसको लेके चलते हैं आगे। अब जैसा कि हमको पता चल गया कि HCl के मिलीमोल्स कितने हो गए? HCl के मिलीमोल्स हैं 50 और NaOH के मिलीमोल्स कितने हो गए? मिलीमोल्स ये आपके पास 10 है। अच्छा, एक रिएक्शन आपको ऑलरेडी पता है, NaCl और वाटर बनेगा, और इस रिएक्शन की बैलेंसिंग आप जरूर कर लीजिएगा। HCl ये बैलेंस है, तो इसका मतलब होता है कि ये 1, तो ये भी 1। इसका मतलब HCl और NaOH इक्वल मोल्स में ही रिएक्शन करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, और उतनी मोल यहाँ NaCl मिलेगा। तो इसका मीनिंग ये कि अगर ये 50 मोल्स रिएक्शन मिलीमोल्स है और ये 10 मिलीमोल्स है, तो अगर ये 10 रिएक्ट करेगा तो ये भी 10 ही रिएक्ट करेगा। समझ गए बात? तो 10 यहां पे रिएक्ट कर रहा है, तो ये रिमेनिंग क्या होगा? रिमेनिंग मिली मोल्स कितना हो गया? 50 माइनस 10, दिस इज द 40। और यहां पे जो सॉल्ट बनेगा वो मिलीमोल्स 10 मिलीमोल्स। अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। जो HCl के मिलीमोल्स थे वो 50 थे, NaOH के मिलीमोल्स थे 10 थे।
अब रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि HCl और NaOH इक्वल मोल्स में रिएक्शन करते हैं। तो अगर किसी का 10 मिलीमोल्स रिएक्शन कर रहा है तो 10 मिलीमोल्स HCl भी रिएक्ट करेगा, है ना। तो जैसा एक टर्म हम लोग जो रिएक्शन के अंदर समझते हैं, तो ये 50 अगर है, ये 10 है, बट रिएक्शन के हिसाब से दोनों इक्वल रिएक्शन करते हैं। तो अब ये भी 10 है तो ये भी 10 ही यूज होगा, तो बचा हुआ क्या होगा 40। तभी तो आप इसको बोल रहे हैं कि फाइनल सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक। तो अब मैं अगर आपसे पूछता फाइनल सोल्यूशन में क्या है, HCl था और साथ साथ NaCl भी था। तो अब मैं HCl का मोलैरिटी आपसे पूछ रहा हूं, तो कितना जो बचा हुआ कितना है 40 मिलीमोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना 150। तो ये आपके पास सीधा सीधा HCl की मोलैरिटी आ गई। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ दिया जाता कि NaCl का कंसंट्रेशन क्या है, तो कितना बना था 40 डिवाइड बाय 40 नहीं 10 ही बना था ना NaCl, तो 10 डिवाइड बाई 150। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जनरली हम लोग बनने वाले सॉल्ट पे चिंता नहीं करते, हम केवल जो एक्स्ट्रा बचा होता है उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो NaCl बना है उसका अपना कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोगों को समझना चाहिए। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट से ही लेके बताता हूँ, जो मेरे ख्याल से आपके लिए ज्यादा समझदारी वाले क्वेश्चन है। तो मैं उसको एक एग्जांपल लेता हूं, तो मैं एक बार फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद दोबारा आता हूं। हमारे पास एक M/2 HCl का 100 ml सोल्यूशन है, दूसरा M/5 मोलैरिटी का 50 ml है, यानी एक एसिड है और एक बेस है। दोनों को मिलाने के बाद तो हम सबसे पहले मिलीमोल्स निकालना है, ये 50 है और ये 10 है, और हमें रिएक्शन से ये पता है कि ये दोनों इक्वली रिएक्शन करते हैं। मतलब ये 50 था, ये 10 था, तो जो कम है, अगर ये 10 रिएक्शन कर रहा है तो ये भी 10 ही रिएक्शन करेगा, तो ये 10 रिएक्शन करेगा और 40 बच जाएगा। इसलिए फाइनल सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होता है। तो जब फाइनल सोल्यूशन बना तो वहां HCl के मिलीमोल्स कितने बचेंगे 40, और NaCl कितना बना 10। तो मिलीमोल्स अगर HCl का निकालना है तो क्या करोगे 40 अपॉन टोटल वॉल्यूम, NaCl का निकालना है तो 10 अपॉन 150। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे आप NaOH का कंसंट्रेशन मत निकाल देना, क्योंकि वहां पे बचे ही नहीं, बात समझ आ रही। तो जो बचेगा फाइनल सोल्यूशन में आप उसका कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन इसी असाइनमेंट से लेता हूं। चलिए, तो असाइनमेंट नंबर 5 में कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पे हम लोग बात करते हैं और उस पे समझते हैं क्या है। देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, मैं इसको डिटेल से समझाता हूं। लिखा क्या है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 mH2O4, इसका कितना वॉल्यूम लिया जाए, मान लेते हैं पहले से VML, मस्ट बी एडेड to 50 ml 0.1 m NaOH, ठीक है, टू मेक द सोल्यूशन विच हैज द। इसके बाद जो सोल्यूशन आपने बनाया उसमें बोला गया है कि H2SO4 का जो कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी है, वो 0.050 m है, ठीक है। तो ये बात आपको समझा दी गई। अब जरा मेरी बात समझिए। अब यहां पे एक एसिड हुआ, एसिड हो गया, ये एक बेस हो गया। दोनों की रिएक्शन के बाद यहां पहले से ही एक क्लियर कर दिया गया कि बाद में जब दोनों को मिक्स कर दिया गया तो जो बाद में सोल्यूशन बन रहा उसमें H2SO4 का मोलैरिटी इतना है। इसका मतलब फाइनल सोल्यूशन क्या है, एसिडिक है ना। और अगर एसिडिक है तो आप ये बोल सकते हो कि मिलीमोल्स ऑफ एसिड यानी H2SO4 इज ग्रेटर देन
मिलीमोल्स ऑफ NaOH। ये समझ आ गई बात? ये पहले से आपने डिसाइड कर लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन ने ही बोला है कि H2SO4 का आप कितना वॉल्यूम, हम मान लेते हैं अपने से भी, और NaOH के साथ जब मिक्स किया गया तो फाइनल सोल्यूशन जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दी गई है, तो इसका मतलब बचा होगा तभी तो कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसका पहला सिग्निफिकेंस तो सीधा निकल गया कि मिलीमोल्स ये ज्यादा है, ये कम है, और फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी बता दी गई। चलिए, एक तो बात हमें पता चल गई। अब हम सबसे पहले मिलीमोल्स निकाल लें। मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 लिख लेते हैं, कितने, 0.1 इंटू V, ऐसे आएगा। यहां पे कितना आ गया, मिलीमोल्स ऑफ NaOH, तो ये कितना आया, 50 इंटू 0.1, ये हो गया 5। यहाँ 5 है, ये 0.1 V है। आपको ये पता है ये बड़ा है, ये कम है। अच्छा, ये फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या है, 5। एक चीज जरा समझिएगा, अब यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा समझना है। अब मैं जरा रिएक्शन लिख रहा हूं। H2SO4 प्लस NaOH जब रिएक्शन करता है तो यहां बनता है Na2SO4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाटर, ठीक। और बैलेंस करते समय ये 2 टाइम्स रहता है, इसको यहां पे समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 ये आगे 1 है, लेकिन NaOH कितना होगा, 2 टाइम्स। तो रिएक्शन में जितना H2SO4 रिएक्शन करता है उससे 2 गुना ये रिएक्शन करता है, ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके मिलीमोल्स कितने हैं, 0.1 V, और इसके मिलीमोल्स क्या है, 5। और बाद में ध्यान रखना है, अब जरा इसको समझिएगा, ये वैल्यू बड़ी है और ये 5। अगर ये 5 रिएक्शन पूरा कर गया होगा तभी तो ये बच रहा है। तो अगर ये 5 मोल्स होगा तो इसका आधा ये यूज होता है ना, बात समझिएगा। तो इसका मतलब अगर ये 5 यूज हुआ तो ये यूज्ड मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 इन रिएक्शन कितना होगा, 2.5, आधा होगा ना। अगर ये 5 होगा तो ये आधा होगा। तो अब रिमेनिंग H2SO4 कितना होगा, क्यों भाई, कैसे निकलेगा रिमेनिंग H2SO4 मिलीमोल्स, कैसे आएंगे, 0.1 V टोटल था, माइनस में 2.5 कर दीजिए, तो ये मिलीमोल्स किसके हो गए, ये मिलीमोल्स हो गए फाइनल सोल्यूशन में जो बचने वाले H2SO4 होंगे उसके मिलीमोल्स हो गए। अब आपके हिसाब से मोलैरिटी दी गई है 0.5, और हमारे हिसाब से अगर निकाली जाती तो कैसे निकलता, 0.1 V माइनस 2.5 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना, V प्लस 50, तो यहाँ V प्लस 50 आ गया। तो ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और बहुत इजीली यहाँ पे V की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, तो मैं एक बार दोबारा, अच्छा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ये सॉल्व कर लिया जाए। तो इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो 0.05 V प्लस यहाँ पे 2.5 इज इक्वल टू 0.1 V माइनस 2.5, ठीक। ये इसको 0.1 V माइनस 0.05 V, इसको मैं उधर ले गया, इज इक्वल टू 5, ठीक। तो यहां से V इज इक्वल टू 100 ml आ गया। तो ये सिंपल सा आपका आंसर होगा। इसका आंसर कुछ चेंज है तो वो आप एक बार करेक्ट कर लीजिएगा। पूरी बात को मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं। मेन जो थीम है वो क्या है, आपने एक H2SO4 का सोल्यूशन लिया और बोला इसका वॉल्यूम कितना है, हम अपने से पहले V मान लेते हैं, ठीक। अब इस सोल्यूशन में आपने NaOH के कुछ NaOH वाला एक सोल्यूशन मिक्स किया जिसकी मोलैरिटी 0.1 थी और वॉल्यूम 50 ml था। क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों को मिक्स करने के बाद फाइनल सोल्यूशन में H2SO4 की जो मोलैरिटी है वो 0.05 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले लाइन से आप ये जान जाएंगे कि दोनों सोल्यूशन को मिक्स करने के बाद फाइनल सोल्यूशन अगर H2SO4 है, इसका मतलब H2SO4 के मिलीमोल्स ज्यादा है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि ये मिलीमोल ज्यादा है, ये कम है। तो हमने सबसे पहला काम किया, मिलीमोल्स इसके निकाल दिए कितने, 0.1 V, और इसके मिलीमोल्स निकाल दिए 5। यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा यहां से आपके लिए टेक्निकल हो रहा है,
बट आपने इतना सब बेसिक पढ़ा है, ऐसा भी नहीं है कि आप जानते नहीं। H2SO4 NaOH ये रिएक्शन होता है, तो ध्यान दो यहाँ पे ये 2 टाइम्स है। इस रिएक्शन का जो मतलब होता है वो ये है कि अगर ये 1 मोल यूज होगा तो ये 2 मोल्स यूज होगा। वही बात मिलीमोल्स में भी लागू होती है। तो अगर मैंने मिलीमोल्स इसके 5 पूरे यूज किए हैं तो H2SO4 के मिलीमोल्स कितने होंगे? 2.5 यूज हुए होंगे। तो 2.5 इसमें से 0.1V में से 2.5 यूज हो गए, तो बचे कितने? 0.1V माइनस 2.5। और आप H2SO4 की अगर मोलैरिटी निकालना चाहते हैं तो तरीका क्या है? मिलीमोल्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। यहां से आपने वॉल्यूम को निकाल लिया। तो सिंपल सा इक्वेशन बनाया और उसको हमने सॉल्व किया। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम लोगों को करने ही, एक दो क्वेश्चन से नहीं होगा ये, तो हम लोग बहुत सारे ट्रायल फॉर्म में छोटे छोटे क्वेश्चंस को करेंगे। और बहुत अभी आपके लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन को ज्यादा समय दें, आंसर के चक्कर में मत पड़े कि बहुत जल्दी आंसर आ जाए, नहीं, और नहीं बहुत फास्ट होना है आपको। अभी ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है और इनसे सीधे जेईई में भी क्वेश्चन आता है, मेंस के एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, हर एक कंपटीशन के एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा। तो हम लोगों को अभी जरूरत क्या है कि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स वाइज चीजों को समझें और कम क्वेश्चन करें, लेकिन बहुत डेप्थ में करें, बहुत एनालिसिस करते हुए करिए, ठीक है ना। तो अभी आज हम लोग कंसंट्रेशन के एक तीसरे पार्ट में हम लोग आज आ गए, जहां हम लोग डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन को मिक्स भी करेंगे और मिक्स करने के बाद जो फाइनल सोल्यूशन बना उसकी कंसंट्रेशन पे भी बात करेंगे। ये सब रिलेट हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग केवल यहाँ तक रहते हैं, इस टॉपिक तक आपको मैं छोड़ देता हूँ इस क्वेश्चन पे। और अभी इस पे बेस्ड आप पहले तो पूरी थ्योरी पढ़िए, सभी केसेस जो मैंने आज एक्सप्लेन किए उसको दोबारा से एक बार पढ़िए, नोट्स बनाइए, और फिर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं असाइनमेंट से। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं और बताऊंगा और साथ साथ एक नए टॉपिक भी बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।